देखो स्क्रीन दिख रही है पूरी ना? चलो आज हम बात करने बच्चे एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या मॉडल तो हम पढ़ चुके। अब उसके क्वेश्चंस के अंदर एटम्स एंड न्यूक्लियस जो चल ही रहा था हमारे पास, उसके क्वेश्चंस करेंगे जो भी न्यूमेरिकल मिलते हैं, लेकिन आज ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमें फॉर्मूलाज याद रहें। ठीक है, एनर्जी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज एनर्जी के न्यूमेरिकल्स पर इतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी रेडियस, टाइम पीरियड, वेलोसिटी उन पर फोकस करेंगे। एनर्जी के थोड़े बहुत करेंगे बट ज्यादा कब करेंगे एनर्जी के न्यूमेरिकल्स? कल कल जब हम स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में पढ़ लेंगे, कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आओ, ये सब देखो हमने किया था राइट, इसको एक दो बार अच्छे से देख लो। अगर लर्न करके आए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करके आए तो भी देख लो। आरएन किसके डायरेक्टली, आरएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? साथ साथ 0.529 एन स्क्वायर। क्लियर है? अब किसका अप्रोक्सीमेशन? वीएन। देख लो वीएन का क्या है, बोलो साथ साथ। 2.1 into 10 is power 6 into z upon n meter per ठीक है, second. बोलो 2.18 into 10 to the power 6 power 6 आगे Into z upon n into z upon n z meter per upon second. n n meter per second. मीटर पर सेकेंड। राइट, नेक्स्ट time period का टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड किसी को याद है कौन सी पावर पे प्रोपोर्शनल था? n cube. n cube upon दिख रहा है n क्यूब अपॉन z Square. स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका यही फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, हालांकि ये भी करना है कि e की पावर 4 के कैसे प्रोपोर्शनल है वो, और m के कैसे प्रोपोर्शनल है वो भी करना है, बट अभी जब क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर तब फोकस करेंगे। ठीक है, लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सारे स्क्वायर हैं, सिर्फ c की पावर 4 है और m की पावर 1 है। ठीक है, 2 3 4 क्या करोगे? 2 3 4 सबसे पहले ऐसे कर दिया करो। अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसमें लर्न करने में। 4 पाई तो तुम्हें याद रहता ही है, NH अपॉन 4 पाई ये सब तो तुम्हें याद रहते ही जाते हैं। रह जाता है 3 कांस्टेंट बच्चे, के जेड e ठीक है, अब m के प्रोपोर्शनल है, m वाला क्वेश्चन आता है उससे याद रख लिया करो। अब कैसे करना देखो, ऊपर है 3 3, इधर है 2 2 2 और फिर क्या है 4. 2 3 4। ठीक है, उल्टा Yes, हो sir. जाता है। जैसे ऐसे करते हैं ना, 3 है 2 और 3 है, 2 तो कितनी बार है? 3 बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार बार. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो तुम, बट अभी जब टाइम लगेगा तब हम धीरे धीरे याद करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आई एन का फॉर्मूला है, इसके अंदर भी ई के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तुमने क्या याद रखना है? आई एन को अलग अलग तरीके से कैसे याद रखोगे? पहले तो एक यही तरीका, जेड स्क्वायर और एन का क्यूब। उल्टा हो गया बिल्कुल, जेड स्क्वायर और एन का क्यूब। उल्टा हो गया सर टाइम पीरियड। कैसे सर क्यों उल्टा हुआ वो भी पता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आई के कैसा होगा? इनवर्सली। टी जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, तो आई के कैसा होगा? डायरेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एक और खास बात, अगर आई टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी के कैसे होगा? सोचो, अगर आई जो है वो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी के कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? Frequency. यहाँ पर 1 बाय टाइम पीरियड करोगे तो ये क्यू इंटू क्या आ जाएगा? एफ। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? F. frequency ठीक है, क्लियर है सबको? तो टाइम पीरियड एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, आई जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, प्रोपोर्शनल का साइन लगाना मत। क्लियर है क्या यहाँ तक? yes sir यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास। एनर्जी क्या है, एनर्जी के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले इसी की चीज यहाँ तक कर लेते हैं सिस्टम। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे बोलो साथ साथ, ये याद है सबको? अब देख लो, वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन।
Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइड बाय z, Tn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब z स्क्वायर और In बिल्कुल इसका अपोजिट। Opposite. अभी एनर्जी के बारे में आएंगे बात करने, पहले तो ये क्वेश्चन करो। हाँ बोलो स्नेहा, सुमन बोलो। गलती से कर दिया होना सर। चलो, रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट कितना दे रखा है बच्चे? ए नोट। क्या दे रखा है? ए नोट। बोहर्स ऑर्बिट पता है ना तुम्हें, सबको बताया था कल। तो वो दे रखा है तुम्हें। इलेक्ट्रॉन बताना है, nth ऑर्बिट का रेडियस बताओ ए नोट की फॉर्म में। कल ही करा ये क्वेश्चन। तो क्या था? Rn का फॉर्मूला बता दो चलो मेरे को। 0.5 square upon Z Armstrong. अपो इनटू में n स्क्वायर अपॉन Z. z। यहाँ पर n की बोहर्स ऑर्बिट का मतलब First orbital. First. n की वैल्यू 1, z की वैल्यू भी 1 है ना। Yes, sir. तो Rn1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.529, यानी वही तो क्या होगा मेरा बोहर्स ऑर्बिट। ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? क्या ऐसा ही हो जाएगा क्या? बोलो So, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, देखो ए नोट की वैल्यू आ गई वही। अब इसके अंदर ए नोट की वैल्यू पुट कर दो। 0.529 की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए नोट और मल्टीप्लाई बाय क्या है? N square upon. Rn का फॉर्मूला क्या बन गया अगर Z1 है तो? क्या बन गया बताओ? A naught. मैंने बताया था ना बोहर्स रेडियस को यही बोलते हैं। ये कैसे आया था सर हमें जब n की वैल्यू क्या पुट की थी? n और z की 1. When n is equal to 1 and z is equal to 1 तो इसी को क्या बोला था? बोहर्स ऑर्बिट. क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए करवाया जा रहे हैं ताकि तुम्हारे को फॉर्मूले लर्न हो जाए। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है इसका। चलें आगे। Yes, sir. साथ साथ बोलो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। कोई भी डाउट रह गया किसी का? No, sir. चलो फिर बोलो ना सब, अगर डाउट नहीं है। और नहीं है डाउट सर. है तो सब बोलो कि हाँ है सर। चलो फिर जहां पर तुम ए नोट की वैल्यू भी रन कर लो। याद है ना हमने ए नोट इस वाले फॉर्मूले से निकाला था। ये वाला फॉर्मूला था जब मैंने कहा था एच स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ क्या रह जाएगा? बोहर्स ऑर्बिट। याद है ना? ये देखो ये फॉर्मूला निकाला था ना हमने, याद हो तो? मैंने बोला था बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट आ जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? ये जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर रह जाएगा, बाकी ये सब क्या था? कांस्टेंट था। यही था ना? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो बस वही था। अब इसको भी चाहो तो तुम याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को। कभी कभी ये पूछ लेता है आर एन का फॉर्मूला। आर एन का फॉर्मूला क्या है सर? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। अब इतना बड़ा है कौन कैसे लर्न करें सर? कोई बात नहीं, तुम के को क्या से लिखते हो? 1/4 पाई। तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम। के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक 4 से एक 4 गया, एक पाई से एक पाई गया। एप्सिलॉन नॉट डिवाइड की डिवाइड में तो कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई। आरएन का फॉर्मूला क्या बन गया? ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन पाई ई स्क्वायर एम. तो यहाँ पर देखो तो यही नहीं लिखा हुआ? एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, यही हो गया ना? है ना? तो तुम अगर बोहर्स रेडियस की कोई वैल्यू पूछे तो तुम्हें पता है कितनी है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। और अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो भी याद रख लो। क्या लिखोगे? एच नोट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट पाई एम ई स्क्वायर। पाई एम ई स्क्वायर ऊपर क्या है? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। ये मैं लर्न करा रहा हूँ, लेकिन लर्न करना किसको है? हमको सर. एन स्क्वायर. बोलो क्या कह रहे हो? बोलो 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 क्या शिवानी? एन स्क्वायर कहाँ गया? अरे ये तो बोहर्स रेडियस का फॉर्मूला है ना सिर्फ। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट की थी? अच्छा 1. इसने एन की वैल्यू 1 पुट की थी ना, तभी आया था। चले आगे। जी. चलो
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। चलो वापस ले लेंगे अगर नहीं याद रहेगा तो। सर पाई एम ई स्क्वायर की सी ई स्क्वायर था का चार्ज ये ई स्क्वायर। क्यू, अगर कोई चार्ज है तो क्यू स्क्वायर वरना ई स्क्वायर अगर इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, ये निकाला तो था, ये देखो अभी, ये देखो ये इसे आपने ऐसे लिखा है ना, वो सी लग रहा है। अच्छा वो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर। चले चलो अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चे, हाइड्रोजन एटम में है, रिप्लेस्ड बाय एन आइडेंटिकली चार्ज्ड पार्टिकल म्यून। अब मैंने बोला था ना, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, कौन रहा, कौन नया पार्टिकल आ गया जिसका नाम क्या है, म्यून। और उसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन। मतलब मास और चार्ज कैसा है, आइडेंटिकली चार्ज, मतलब सेम चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। और तुमसे पूछा गया है, बताओ रेडियस बताने कौन से शेल का, के शेल के लिए एन क्या होता है, पहला ही शेल है, एन कितना हो गया 1, के एल एम एन ऐसे लिखते थे ना, यस सर। के एन 1 नहीं होता था, याद है। यस सर। तो आ जाओ यहाँ पर, अब n1 है तो इसका रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रेडियस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, आर एन इज इक्वल टू 0.592 स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड। लेकिन ये कब होता था 0.529, किस केस में निकालते थे, बोहर्स ऑर्बिट, और वो कौन सा केस था जब कौन था, हाइड्रोजन, है ना। और हाइड्रोजन भी छोड़ दो, हाइड्रोजन भी छोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन का केस था ना, इसके अंदर कौन किसकी बात हो रही थी, सिर्फ कौन से चार्ज पार्टिकल की, अभी तो ये 5.529 आया था। एग्जाम्पल कैसे सर, याद करो, अभी देखा है तुमने, क्या है इसको पढ़ो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, सॉरी डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। तो इसको लिखो एक बारी, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या, यही तो था ना बोहर से ऑर्बिट, ए नोट। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। पक्का, यस नहीं सोचो, नहीं सर, जेड नहीं आएगा। जेड तो क्या ही लिख दोगे, सिंपल 1 लिख दोगे क्या, हाँ या ना, लिख दोगे। अगर जेड लिखना है तो Z1 लिख दो, अदरवाइज नहीं। तुम लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने कहा है ये ए नोट है, अभी हमने पीछे निकाला ए नोट एन स्क्वायर, ए नोट एन स्क्वायर आ गया, जेड की वैल्यू अगर 1 है तो आर एन किसके इक्वल है, ए नोट एन स्क्वायर। अब ए नोट अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मान के चलूं तो क्या आता था 0.529, बट अब क्या इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं सर। तो ए नोट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और क्या हो जाएगी ए नोट की वैल्यू, देखो ध्यान से, ए नोट यहाँ पर यही, एच स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी सेम ही रहेगा, पाई की जगह क्या आ जाएगा, पाई ही रहेगा सर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और म्यून का चार्ज दोनों का क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम, आइडेंटिकली चार्ज है, तो ई स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, बस एम की जगह कितना टाइम्स आ जाएगा मास, 207 टाइम्स ऑफ एम। ये एम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 207 एम, ये ए नोट डैश मान लो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट गया, पाई से पाई गया, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गया, एम से एम गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए नोट बाय ए नोट डैश, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/1 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा क्या, यस सर। पक्का क्लियर है सबको, यस सर। बोलो बोलो हाँ या ना। यस तो अब ए नोट डैश की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पर ए नोट होता जब इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है म्यून, तो यहाँ पर ए नोट की जगह क्या लिखूंगा, ए नोट है, तो आर एन क्या आ जाएगा, ए नोट डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए नोट बाय 207 इंटू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू तो अभी क्या लिखी है के सेल के लिए 1, तो आर एन क्या आ जाएगा ए नोट बाय 207, ठीक है 207 क्या मास है सिंपल। और ये एमस्ट्रॉन्ग में थी ना वैल्यू, थी या नहीं, यस सर। तो आंसर आ जाएगा।
तो देखो आ रहा है क्या, यही ए नोट था, इसको किससे डिवाइड कर दिया, 207 से। अब दिमाग में बैठ रहा होगा सर ए नोट तो 0.529 था। अरे बच्चों 0.529 एमस्ट्रॉन्ग था, यानी 0.529 इंटू 10⁻⁻, तो इसको 5.29 लिखूंगा। ये चीज बढ़ा दी तो ये चीज छोटी करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻11, तो वो कर दिया बस। क्लियर है, उसको डिवाइड किससे कर दिया, 207 से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी आराम से। इसको डिवाइड करके क्या रहा, 2.56 2.5 से, सॉरी, नंबर ए। बट फिर भी किसी को कोई डाउट है तो एक बार अच्छे से पूछ लो, कैसे किया मैंने, क्यों मैंने ए नोट की वैल्यू को 0.529 नहीं लिखा था, बताओ क्यों नहीं लिखा था ए नोट को 0.529? बोहर ऑर्बिट के लिए। बोहर ऑर्बिट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में, बोहर ऑर्बिट के लिए तो दोनों ही है, इसमें लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां पर इलेक्ट्रॉन का केस था, यहाँ पर किसका केस है, म्यून। म्यून। अभी तो म्यून का चार्ज सेम है, अगर कोई और पार्टिकल होता जिसका चार्ज भी सेम ना होता तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर की जगह कोई और टर्म भी आ जाती, जैसे यहाँ पर मास के साथ कुछ बात आया है, वहां पर हो सकता है ई के साथ भी कोई और टर्म आ जाती। समझ में आ रहा है ना कैसे दिमाग में रखना है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे चीजों को दिमाग में रिवाइज करते जाओ। अभी रिवाइज करते जाओ फटाफट। सर अभी अभी हमने देखा आर एन का फॉर्मूला जनरल केस में क्या है, 0.529। आर एन का फॉर्मूला ए नोट की फॉर्म में क्या है, ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगर z इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो मैं इसको लिख देता हूँ आर एन इज इक्वल टू ए नोट। अब ये तो ए नोट जब इलेक्ट्रॉन का केस होता है तब आर एन क्या आ जाता है, 0.529 एन स्क्वायर। और z अगर 1 नहीं होता तो ठीक है, वरना z लिखना ही पड़ेगा। सर अगर n ही 1 हो जाए, n1 हो गया तो 1.1, तो फिर वो बोहर्स ऑर्बिट हो गया ना। n1 है तो फिर बोहर्स ऑर्बिट हो गया। हाँ, अब किसकी बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन की जगह किसका केस आ गया, म्यून। आर एन की वैल्यू क्या आई है, 0.529 को किससे डिवाइड कर दिया, 207। और चाहो तो ये वैल्यू भी याद रख सकते हो, 256 वाली। कैसे याद रखोगे, 2.56 इंटू 10⁻⁻3। इस दोनों को सोल्व करके क्या आएगा, 2.56 इंटू 10⁻⁻3 क्या, ठीक है। पर मैं रिकमेंड करूंगा ये, क्योंकि ज्यादातर फ्रैक्शन में ही पूछते हैं। अगर तुमको इससे याद रखना है तो इससे भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जैसे हम याद रखते हैं, इसको लिखते हैं 256, इसको ऐड कर देता हूँ, लास्ट में क्या आता है, 6 और 5 11 और 2 6 और 5 11 13, 13 का यहाँ पर क्या आता है, 3, ठीक है। बट कोई बात नहीं करना तो उसको छोड़ दो, सीधा यहाँ से देख सकते हो कि कितने से डिवाइड हो गया बोहर्स ऑर्बिट मेरा, 207। ठीक है, चले आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको, या दोबारा रिवाइज करना है, एक बार आगे चलेंगे फिर दोबारा कर लेंगे, ठीक है। चले, अब रेडियस वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको, लेकिन अभी बोहर्स ऑर्बिट के लिए भी और बोल दो। ए नोट का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट h² अपॉन पाई m²। ठीक है सबको, चलो फिर अब यहाँ पर देखो, अब एनर्जी का केस आ गया। अब एनर्जी को हम थोड़ा सा देखते हैं, पहले इसको करते हैं। एनर्जी का हम जब कंसेप्ट कराऊंगा तभी कराऊंगा इसको। देखो टाइम पीरियड की फॉर्मूला की बात हो रही है, खुद से ट्राई करो इसको। तुम्हें पता है टाइम पीरियड में क्या फॉर्मूला लगता है, दिखा देता हूँ फटाफट, n³ अपॉन में z², याद है ना। यस सर। और अगर पूरा फॉर्मूला चाहिए होगा तो वो मेरे से मांग लेना, वो भी दिखा देंगे। पहले फिलहाल यहाँ पर देख, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 1, ठीक है पक्का। चलो देखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताना है तुम्हें। बताओ, ट्राई करो थोड़ा सा और उसके बाद करो। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना किसी ने भी, क्वेश्चन को ट्राई करो। तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता है, जो फॉर्मूला देखना है मैं स्क्रीन आगे पीछे कर दूंगा, बताओ मेरे को। दो 2020 में आया भी हुआ है क्वेश्चन तो।
किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या? सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, हाँ ऑब्वियस सी बात, बिल्कुल टाइम पीरियड का फिर फॉर्म। फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो देख लो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ट्राई करो। भाई देखो फॉर्मूला कहाँ गया, यही था क्या? अच्छा ये नहीं था, पीछे गया ना फॉर्मूला, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, दिख रहा है? तो इसको ट्राई करो। बाकी पूरा फॉर्मूला देखना है तो वो तुम्हें पता ही है, 2-3 बार 3-2 बार, उसका जरूरत है नहीं अभी, जब होगा वो मैं दिखा दूंगा। बट इसको अभी ट्राई करो, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, ये हिंट है इसका। फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट के लिए लिखो, उसके बाद किसके लिए लिखोगे? एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, और आंसर देख लो, दोनों की रेशियो देख लो, दोनों का टाइम पीरियड निकाल लो ना पहले, और उस टाइम पीरियड से क्या निकाल लेना? फ्रीक्वेंसी। थोड़ा बहुत ट्राई करोगे बच्चे तभी आएगा, अगर ऐसे ही बैठे रहोगे ना कि सर कब बताएंगे तब तक बैठे रहते हैं चुपचाप, कोई रिप्लाई देंगे नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका। कर रहे हैं सर हम। करो करो, हैंड रेस करना जिसका हो जाए। चलो देखते हैं, आओ। देखो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन के क्यूब के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के स्क्वायर के। ग्राउंड स्टेट का मतलब एन कितना है? 1 है। 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देता हूँ वैसे ही, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, वही कांस्टेंट दूसरे में भी आएगा, तो कांस्टेंट लगा दिया। एन की जगह पहले क्या लिखूं? एन 1 का, यानी 1 ही लिख देता हूँ ना सीधा। एन की जगह क्या लिख दो पहले? 1, तो 1 का क्यूब अपॉन जेड, जेड कितना है? अभी कोई सेम बात है, जिसकी भी बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो जेड भी क्या होगा? नहीं होगा। T2 लिख दो, T2 कितना हो जाएगा? K तो K ही है, N की जगह क्या आ जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब N कितना है? 2। ग्राउंड स्टेट के बाद आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट अगर 1 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? तो यहाँ पर 2 का टाइम पीरियड तो दिया हुआ अभी तो। अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T2 के लिए? K इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय Z, तो T के इसके लिए भी क्या होगा? 1 होगा। 1। तो T1 बाय क्या निकाल दो? T2। तो T1 बाय T2, T1 कितना है? K इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। T2 कितना है? 2 क्यूब कितना होता है? 8 डिवाइडेड 1 इंटू में K, तो K से K कट गया, तो T1 बाय T2 किसके इक्वल आ गया? 1 बाय, और T1 गिवन है कितना? 1.6 into 10 to the power minus 16. डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8. 8। तो यहाँ से 1 अपॉन T2 ही निकाल दो, क्योंकि हमने तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो T2 ना निकाल के क्या निकाल दे? 1 अपॉन T2, क्योंकि यही तो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन T2 को यहाँ लिखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये 10⁻⁻16 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? Plus. ठीक है। तो अब 16 को जब, हाँ बोलो, कुछ कह रहा कोई? सर T1/T2 के बाद 1/8 लिखा है ना, इसके बाद बता दो। T1 अपॉन T2 आ गया 1 अपॉन 8, तो T1 की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है? 1.6 into 10 डिवाइड बाय T2 तो है, ये किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन 8। तो मैं 1 अपॉन T2 को यहीं लिख रहा हूँ, और फिर नीचे 1.6 ऊपर है, नीचे जाके इधर क्या जाएगा? नीचे आ जाएगा, राइट? 1.6 इंटू 10⁻⁻16, और 10⁻⁻16 अगर नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 16। तो 16 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 128. 128। अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा कर लो, ये कितना आ जाएगा? 128/10 यानी 12.8 समथिंग, राइट? Yes, sir. है ना? और ऊपर क्या है? 10⁻16। अब इसको डिवाइड कर दो, कैसे होगा?
सिंपल कर सकते हो, इसको या तो 13 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, अगर अप्रोक्सीमेट चाहिए तो, ठीक है, और इसको यहाँ पर 100 मान लो, लगभग लगभग 13 मान लो, और ये अगर यहाँ जीरो दो डबल जीरो ले ली तो यहाँ कितनी बच जाएगी, 10⁻⁴। 14। समझ में आ रहा है? यस सर। ये कितने पे जाएगा तुम खुद देख लो। 7 पे 13 8 तो 104 होता है या नहीं होता? 13 8 जा 104। 7 से गया। 7 से क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी आना चाहिए। चेक करते, आ रहा है क्या ऑप्शन बी? यस सर। मैंने क्यों 1/t, ये किसकी वैल्यू आई है? 1/t2 की। T2 1/t2 की वैल्यू आई है हमारी, क्या? 7.8 इंटू 10⁻⁴। तो 1/t2 ही तो क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। इसीलिए मैंने 1/t2 की वैल्यू निकाली। अगर तुमको t2 की वैल्यू निकालनी होती तो पहले t2 निकालते, उसके बाद उसको 1 करते, तो फिर क्या ही फायदा। इसलिए सीधा ही किसकी वैल्यू निकाल दी? 1/t2 की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है, टाइम पीरियड नहीं पूछ रखा। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर। तुम चाहो तो t2 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस फिर तुम्हें फिर से उसको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि निकालना तो क्या है अल्टीमेटली, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने t1 की इक्वेशन लगाई है बच्चों, फिर t2 की लगाई है, दोनों को डिवाइड कर दिया, और सिर्फ प्रोपोर्शनल वाला साइन का काम था, पूरा फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं। क्या पड़ी है क्या पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत? सिर्फ प्रोपोर्शनल वाले से काम हो गया क्या? बोलो, क्या मैंने वो पूरा फॉर्मूला लगाया है? कितनी पावर 2 है, कितनी पावर 3 है? जब प्रोपोर्शनल हटा दो कि क्या लगाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमेशा कट जाता है, वो सारे कांस्टेंट आ गए इसके अंदर। ये जो फॉर्मूले में थे ना, ये वाले, ये जो ये फॉर्मूले में थे, h³ 4π² k z, ये सारे कांस्टेंट को मैंने सिर्फ k लिख दिया, ठीक है। वो कटना ही था, क्योंकि दोनों के लिए सेम था, t1 के लिए भी वही कांस्टेंट आते हैं और t2 के लिए भी वही आते हैं, इसलिए कट जाएंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है, अच्छे से देख लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, अच्छे से देख लो इसको, पूछ लो, कोई सा भी स्टेप समझ में नहीं आया हो। देख लो, जो भी स्टेप समझ ना आए उसका स्टेप का नंबर बता दो, और अगर आ जाए तो बोल दो कि चलो सर आगे। चलें आगे? यस सर। चलो, अगर ये करो अब ट्राई। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ध्यान से, आया 2017 में हुआ है। इस वाले क्वेश्चन के मुकाबले पुराना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है। इससे पहले अगर करना चाहो तो ये करो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दिख रहा है। Yes, sir. बोहर मॉडल को हम अप्लाई, अच्छा पहले तो ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हम थोड़ा सा फिर से, है किसी को डाउट? बोलो हाँ या ना। नहीं सर। No, sir. तो थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते दोबारा से। RN का क्या फॉर्मूला था बताओ? 0.529 n square upon ए नोट की फॉर्म में, ए नोट n A naught naught n square upon square z। upon z. Z। अगर इलेक्ट्रॉन का, अगर Z1 हो तो ये ए नोट आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का केस है तो क्या आ जाएगा? RN। Rn बोलो RN Equal to equal to 0.529 0.529 n square upon z. n square Z, upon ठीक है। अगर म्यून का केस है तो क्या आ जाएगा? पॉइंट 0.529 upon 207 n n square square upon z. upon z। क्लियर है ना सबको? यही किया था हमने, देख लो, किसी को कोई याद है तो, मतलब कोई याद दिक्कत हो रही है तो किसी भी चीज में देख लो। 207 यही किया था, 256 वो वाले तो तुमने करना तो कर लेना।
अब इसी के साथ हमने टाइम पीरियड और कर लिया। अब टाइम पीरियड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? n क्यूब के साथ और डिवाइड बाय क्या है? z का Yes. याद है। अब टाइम पीरियड हो गया, rn हो गया। कोई डाउट है तो बताओ अच्छे से। और इसको तो तुम लिख सकते हो ना 2.56 इंटू 10⁻⁻³ वो तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0.529 को 207 से डिवाइड करके 256 आ रहा था। 2.56 इंटू 10⁻⁵ 2.5 ठीक है ना, यही वाला लिख दो अगर नहीं याद रहता तो। क्या लिख सकते हो इसकी जगह? 2.56 इंटू 10⁻⁻³ एंगस्ट्रॉम। ये सारा कुछ किसमें है? एंगस्ट्रॉम। चलें आगे। अब आई थिंक क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। चलो, हम कर रहे थे ये, वो कह रहा है इफ वी वर टू अप्लाई द बोहर्स मॉडल टू अ पार्टिकल। अब बोहर मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ एक पार्टिकल ऑफ मास m जो कहाँ मूव कर रहा है? प्लेन में, ठीक है। और द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट nth लेवल। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो पार्टिकल मूव कर रहा है प्लेन में। तो बताओ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट nth लेवल। अब किसका कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पार्टिकल पे कौन सी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। और अब मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल को किस में घुमाएगी? मैग्नेटिक सर्कल, फील्ड है ना। मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करने का केस था हमें चार्ज पार्टिकल का, तो हम तो यही लिखते थे ना, जब वो सर्कल में घूमता है अगर पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QV वी किसके इक्वल होगा? mv² बाय r। ये तो जनरली हम साइक्लोट्रॉन में भी लिख देते थे। तो बोहर मॉडल के क्या अप्लाई किया इसमें हमने? किया है, ध्यान से देखो। v से v कट जाएगा तो r का फॉर्मूला क्या बन जाता था? mv/qb बनता था या नहीं बनता था? हाँ या ना? हाँ सर अब r निकालना है सर। एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला तो यहाँ पर भी लिख दिया, देखो r = mv/qb mv²/r, ये हमने यहाँ पे कर दिया था, सब कुछ कर दिया। बट फिर इसका इसने क्या कहा है? क्या लगाओ? बोहर मॉडल बोहर मॉडल में एक ही चीज खास बात थी, वो क्या था? इस पे डिपेंड करती थी सारी चीजें, n पे। तो L = NH/, 2 पाई L को क्या लिख सकता हूँ? mvr R का तो वैल्यू चाहिए ही मेरे को, तो मैं एक बार V को R की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH 2 पाई mr लिख दो, R की जगह R है ही, MV की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो? r³ और तुम चाहो तो देखो, इसने अगर पूछा है R की वैल्यू पूछी है तो R की वैल्यू निकाल दो। अगर इसने क्या पूछा है अब यहाँ पर? एनर्जी अब एनर्जी पूछी है तो ½ mv² लग सकता है क्या? आराम से, है ना। तो तुम्हारे ऊपर है। देखो क्वेश्चन में V है ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो यानी V की वैल्यू पुट की हुई है, ऑब्वियस ही बात है। या mv² की वैल्यू निकाल रखी होगी, ½ mv²। ½ mv² कैसे निकालू सर? सर यहाँ पे 2 का फॉर्मूला तो आ रहा है सर। हाँ, अब v यहाँ पुट कर दूंगा तो ½ mv² तो नहीं बन पाएगा। एक काम करता हूँ, यहां से भी क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा दोबारा से रीअरेंज करूं। अगर ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, mv², ½ mv² चाहिए ना, तो यहां से mv किसके इक्वल आ जाएगा? QB r के। r के अगर मैं r का ही फॉर्मूला यहां से पुट कर दूं, बताऊंगा क्यों। r का फॉर्मूला निकालना है यहां से NH/2 पाई, क्या लिखूं आगे? mv। तो r की जगह क्या लिख दोगे? NH/2 पाई mv इज इक्वल टू mv। क्या ये सही है क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको यहाँ तक? mv² पे लिख दिया मैंने, सॉरी mv। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है सर? अगर ½ mv² निकालना है, एक बार इस सबको ऊपर ले जाओ। हाँ, उधर सिर्फ mv वाली टर्म्स रखो। QB NH/, क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 पाई
5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, m square v square. क्या यही हो जाएगा क्या, हाँ या ना? Yes sir. अब तुमने इसको क्या बनाना है सर, हाफ एम वी स्क्वायर में बदलना है, तो क्या कर सकता हूं, पहले तो एम वी स्क्वायर को अलग लिख दो, एम वी इंटू एम वी स्क्वायर को अलग लिखना है ना, तो एम वी स्क्वायर लिख दिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, m एम बच गया, तो रख दो एम को। अब हाफ चाहिए तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 या ऐसे कर दो, या दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो मैं दोनों साइड 2 से क्या कर रहा हूँ, divide तो क्या बन गया ये देखो, क्यू बी एन एच अपॉन 4 pi इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी होगी डिवाइड बाय, ये एम फालतू आ गया, इस एम को नीचे ले जाओ, तो क्या बन गया 4 पाई m एम, ये किसके इक्वल आ गया, हाफ half एम। m v square. तो एन को अब इसको रीअरेंज कर दो, एन बाहर लिखो, क्यू बी एच अपॉन 4 पाई, m तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है एनर्जी का, देखना चारों में से, ऑप्शन सी और option C. तो देखो क्या यही आ रहा है क्या, Yes. देखो क्या किया है हमने, मैं दोबारा बता देता हूँ क्यों, कौन सी चीज किया है, उस सबका रीजन है क्यों सर। सर इसने अब क्या बोला था, पार्टिकल मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, हमने कहा ठीक है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगी, वही उसको सर्कल में घुमाएगी, क्योंकि हम क्या मूव कर रहे हैं, साइन 90 को हम एज्यूम कर रहे हैं 1, कुछ गिवन नहीं है, तो पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा, तो हमने कहा क्यू बी बी एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, तो यहाँ से मैंने क्यू बी आर की वैल्यू निकाली जो कि एम वी के इक्वल है। क्यों एम वी की निकाला, सब कुछ उधर क्यों नहीं ले गया, क्योंकि मेरे को एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, क्या निकालनी थी एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मेरे को निकालना था। अभी मैं इसमें एक खास बात है लास्ट में बताऊंगा, बट यहां तक समझो, हाफ एम वी स्क्वायर मेरे पास तो सिर्फ क्या आया, एम इंटू वी। अब ये भी पूरी तरह से नहीं आया, क्योंकि ये तो हम जनरल फॉर्मूले में बात करते थे, लेकिन इसने कहा था कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, Model. और मॉडल मतलब यहाँ पर एन की टर्म्स भी आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आर को किस में बदल दिया, एन की टर्म्स में, बोहर मॉडल से। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आई बच्चे, एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी, तो आर की जगह ये पुट कर दिया एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, वो एम वी के इक्वल आ गया। लेकिन मेरे को तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की टर्म बनानी है, तो मैं सब कुछ ऊपर ले गया, एनर्जी की टर्म नहीं बनी अभी भी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मेरे को क्या बनाना था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने देखा मैं कैसे बना सकता हूँ, तो मैंने इन सबको अलग अलग करके देखा, मैंने एम वी स्क्वायर चाहिए था, तो इस पूरी टर्म्स में से मैंने एम वी स्क्वायर निकाल लिया, क्या बच गया सिर्फ एम। अब हाफ भी चाहिए, तो दोनों को डिवाइड बाय क्या कर दिया, 2, है ना, तो डिवाइड बाय 2 किया, तो देखा हाफ एम वी स्क्वायर बन गया, ये एम फालतू का आ रहा था इसलिए उसको उस साइड ले गया, तो आंसर आ गया क्यू बी एन एच अपॉन 4 पाई एम। समझ में आ रहा है क्या, देख लो अच्छे से, अभी भी 2 मिनट है, अच्छे से इसको देख लो, और हो जाए तो मुझे बताना, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, शर्माओ मत। एक्स्ट्रा चीज मैं डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, यूज ऑफ बोहर्स मॉडल, तो यहाँ पर ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड यहाँ पर स्टेप क्या हो गया, ये 5 एंड 6, यही हमारा आंसर भी है। किसी भी स्टेप में डाउट है तो कृपया करके पूछ लीजिए, सर इस स्टेप को दोबारा बता दो, बता दिया जाएगा। सर ये फोर्थ वाला स्टेप बताना है मेरे को एक बार, कौन सा, फोर्थ वाला, देखो क्यू बी एन एच अपॉन 2 पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर तक तो हो गया था, अब क्या हो गया सर, मेरे को तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी की टर्म, यानी हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, मेरे को चाहिए था एम वी स्क्वायर, तो मैंने इसको खोल दिया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 बार एम है और 2 बार ही क्या होगा v, तो मैंने यहाँ से m भी उठा लिया और v का स्क्वायर भी हटा लिया, तो इसको लिख दिया एम वी स्क्वायर, बच क्या गया सिर्फ m, तो मैंने इसको ऐसे ही तो लिखा है एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m। अब एम वी स्क्वायर तो बन गया, ये m फालतू का है, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, लेकिन एम वी स्क्वायर बन गया, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ भी तो चाहिए साथ,
तो दोनों को मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया। समझ में आ रहा है? दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं मैं, ठीक है। हाफ। बस वही किया। ठीक है बच्चे, यस चल सकते हैं अब आगे? किसी को कोई डाउट रह गया? नो सर। सर, अब ये क्वेश्चन आसान है वैसे, मैं होमवर्क में देता, पर फटाफट इसको एनर्जी का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला बच्चे, देखो खास बात मैं इसके आंसर में ही दिखाता हूँ तुम्हें। देखो एक चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो ध्यान से। टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पर इस केस में, वैसे समझो कितनी आई हुई है, -3.4। 3.4। काइनेटिक एनर्जी भी क्या लिख रखी है इन्होंने, 3.4। 6.4। हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख रखी है, 6 -6.8। इससे क्या रिलेशन बनता है, मैं इसी क्वेश्चन को नहीं करा रहा अभी, पर इससे रिजल्ट बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही क्या होती है, टोटल एनर्जी। लेकिन क्या टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन होता है सर नेगेटिव साइन। ऐसे ही ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी का हाफ। सम सॉरी टोटल एनर्जी का हाफ होगी या डबल होगी, तुम खुद सोचो। माइनस में है, माइनस में TE/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे सर? अभी मल्टीप्लाई में हो रहा है, माइनस में बढ़ रही है। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन में, अभी दिखा दूंगा, कोई टेंशन मत लो इसकी। तुम्हें लग रहा होगा सर ये 3.4 है तो ये -6.8 कैसे हो गया, अभी बताएंगे। बट ये चीज समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन। जो टोटल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन उसका क्या आ रहा है, वो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव आ रहा है ना। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगी ये चीज। इसको देखो, ये दिख रहा है एनर्जी। अभी तक हम निकाल रहे थे टाइम पीरियड, वेलोसिटी, रेडियस, अब क्या निकालेंगे, एनर्जी। एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन की एन पे। एन पे डिपेंड करेगी ना, हर चीज किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर, एन पे डिपेंड करेगी। अगर मैं एनर्जी की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी की, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, देखना En जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूला जो उसका, हर चीज का एन में फॉर्मूला था ना, इसका भी एन में फॉर्मूला है, वो क्या है, -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कब होगा, जब हाइड्रोजन की बात होगी, यानी Z1 है। अगर Z1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, -13.6 Z² अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन इससे ज्यादा ही फॉर्मूला ये है, हाइड्रोजन के केस में ज्यादा बात करते हैं इसकी। अब बारी आई सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ पर एनर्जी तो कितनी थी, 3.4 माइनस का टोटल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आई है माइनस का 6.8। सर यही तो बात है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है यहाँ पर और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करके आंसर सब्ट्रैक्ट होगा ना या नहीं होगा, बताओ। एक चीज पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव है, दोनों ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट होंगे, अब सब्ट्रैक्ट। इसीलिए ऐसा होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा, एक चीज हाईलाइट करता हूँ, डेरिवेशन में नहीं घुसना इसमें, देखो ये दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है इसको, En नहीं दिख रहा, दिख रहा है। En किसकी, डार्क करूं क्या थोड़ा, अभी तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं देखो। येलो ही ठीक है, ठीक है। En किसके इक्वल है बच्चे, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, Kn के। तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाए, हाफ। समझ में आ रहा है क्या हो जाए, हाफ। किसी को कोई डाउट हो रहा है, हाफ ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी है बच्चे,
नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव है, हमेशा याद रखना पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। और विच इज अ वेरी यूजफुल रिलेशन ऑलवेज फॉलोड बाय पार्टिकल रिवॉल्विंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमेशा फॉलो होगा जब पार्टिकल कैसे फॉलो करेगा, जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्क्वायर के, आर के स्क्वायर के। यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर का स्क्वायर। वो भी इनवर्स स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो पढ़ाया था ना मैंने जब शुरू में किया था हमने, यस सर। है ना, वही। और याद रखना इसकी एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी दोबारा से देख लेते हैं। En का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, -13.6 n स्क्वायर। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात ना हो तो Z स्क्वायर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और जो एनर्जी है वही किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी में। मैग्नीट्यूड की बात करूं और इसका मैग्नीट्यूड हाफ होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन साइन की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में साइन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। अब चेक करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, टोटल एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1, उसमें एनर्जी En दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पूछता सेकंड स्टेट में एनर्जी बताओ, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं लाया भी नहीं, तो सेकंड स्टेट में क्या बोलोगे, En का फॉर्मूला लगा दो, -13.6 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर, तो थर्ड स्टेट में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बोल दूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू क्या लिखोगे, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगी। ठीक, तो बस ये तो फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं थी इसलिए लाया नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें ये नहीं पूछा हुआ, इसने बोला है अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मान लूं, 0, कहां पर, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी 0 है या नहीं है वो नहीं पता मेरे को, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मैं मान लूं, पहले मैं पता तो करूं एक्चुअल में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी है कितनी, उसके बाद 0 बनाऊंगा ना, पहले पता ही नहीं मेरे को। और पूछा क्या है, अगर ऐसा हो जाता है कि एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, तब बताओ टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई पहले तो ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी है, यानी E1 की वैल्यू कितनी आ गई ग्राउंड स्टेट में, -13.6 माइनस, वो कहता है ये है। लेकिन ये तो तब है जब पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं ले रखी हमने एक्साइटेड स्टेट में। अब वो कह रहा है अगर सेम सिनेरियो कंसीडर करूं और पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लूं, कहां पर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब कहां पर, n इज इक्वल टू 2 में, तब बताओ, तब इस E1 की वैल्यू क्या 13.6 ही माइनस का रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो पहले मैं पता करता हूं कि जब 13.6 थी एनर्जी, क्वेश्चन समझ में आया सबको, यस सर, पहले 13.6 थी, अब 13.6 रहेगी या नहीं वो पता करना है। पहले मैं चेक कर लेता हूं, जब 13.6 थी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, उस टाइम पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, चेक करते हैं। अगर इफ E1 कितना है बच्चे, -13.6, तब मैं चेक करता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -13.6, हाइड्रोजन की ही बात हो रही है तो Z तो 1 है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर यानी 4, कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 3.4। क्लियर है क्या, यस सर। किसी को कोई यार दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। वो सर। ये जब वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, टोटल एनर्जी की, कौन सी स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर टोटल एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3.4 -3.4 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 3. एनर्जी जो होता है वो हाफ होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, मैग्नीट्यूड। En कितना है अगर 3.4,
तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 3.4. 1.2. 6.8, वो भी क्योंकि ये माइनस का है तो वो भी किसका होगा? माइनस का। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 6.8। पहले तो इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ये रिलेशन याद है ना सबको? En क्या होता है? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो हाफ हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रही है मतलब छोटी वैल्यू हो रही है, तो अब हाफ हो रहा है मतलब हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और En की वैल्यू है कितनी? 3.4। 4. और म्यू की वैल्यू कितनी है? नहीं निकाल, पता ही नहीं सर। म्यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इक्वल है। हाफ को उधर ले जाऊंगा तो डिवाइड बाय था, वहां जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई तो 3.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6.8। 6.8 पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस की है लेकिन क्या है ये? 6.8। तुम चेक भी कर लो, टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक है 3.4, पोटेंशियल है -6.8। बताओ टोटल कितनी आ जाएगी? -3.4. -3.4 वही नहीं गिवन क्या? वही नहीं आई हमारी? यही आई है ना टोटल एनर्जी माइनस का 3.4। ऑब्वियस ही बात है, तो हमारा आंसर सही है यहाँ तक। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चे? माइनस का 6.8। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी देखो, जब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -13.6, जब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है टोटल? माइनस का 13.6। देन जो पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो कितनी आई है? -6.8। 6.8. लेकिन इसने कहा था इफ ये क्या हो जाए? 0. जीरो। ये जीरो होगी कब? 6.8 को जीरो कब बना सकता हूं? इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? Plus 6.8. प्लस 6.8। तो इसके अंदर भी क्या ऐड कर दो? प्लस 13.6 Plus 13.6. प्लस 13.6 नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बनाना ना। 6.8. इसके अंदर This is 6.8, plus 6.8. उसके अंदर भी 6.8 ऐड कर दो। तो 6.8 ऐड करोगे तो क्या आएगा? कर दो, कितना हो जाएगा ये? माइनस होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? माइनस होगा कर दो इसको। -6.8 कितना आ रहा है? -6.8 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी सी। चेक कर लो। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी उसने कहा है जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी एक्चुअल में? -6.8। अब इसको जीरो करना है तो मेरे को 6.8 और ऐड करना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए अगर इसमें 6.8 ऐड कर रहा हूं तो सब एनर्जीज में 6.8 ऐड करना पड़ेगा, काइनेटिक में भी और टोटल में भी। तो मैंने टोटल पूछी थी इसने, तो टोटल के अंदर 6.8 ऐड किया तो क्या आया? -6.8 समझ में आ रहा है क्या? अप्रोच इसकी क्या है? मैं बार बार देख रहा हूं, अप्रोच क्या है कि पहले क्या निकालना है? फर्स्ट फाइंड एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 माइनस का, है ना? देन मेक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 कौन सी स्टेज में? फर्स्ट। First excited state. उसके बाद पता चल जाएगा। क्लियर है? फिर भी देख लो किसी को कोई डाउट रहता है तो ये लास्ट क्वेश्चन था बस। अब समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसको, फटाफट करें रिवाइज। पहले तुम देख लो, अगर समझ में आ गया सब चीजें तो रिवाइज करेंगे, वरना भी रुक जाएंगे। ये क्वेश्चन अब तुम मेरे को हिंट दे सकते? ये तो हमने कर लिया, ये वाला करना है, करना है बड़ी ट्राई। वही पूछ रहा है सब कुछ। मैग्नेटिक फील्ड पूछा हाइड्रोजन एटम का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर ट्राई करोगे। 2017 में अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इस चैप्टर के हाइड्रोजन एटम का मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखो। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द टाइम एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर, मतलब वो न्यूक्लियर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, क्या होता है सेंटर पे? बी चार्ज पार्टिकल की वजह से। सर्कुलर के लिए बीच में 0 तो नहीं होता? सोचो Q naught upon 2 pi r म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r 2 2 r 2 आर। Two are
बस वही तो करना है। बस फिर फर्क क्या हुआ सर, अब ये जो बोहर थ्योरी लगानी है इसने, बोहर थ्योरी आ गई तो किसका काम आएगा? इलेक्ट्रॉन एन का का, एन का, एन का। तो यहाँ पर क्या है एन को जिसमें चेंज कर सकते हो? एक तो आर हो सकता है, या क्या हो सकता है? आई भी तो हो सकता हो है। सकता है। करंट भी तो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो दोनों चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? करंट भी तो एन पे डिपेंड करेगा और आर भी किस पे डिपेंड करेगा? एन पे। अब N कौन सी पर। चीज कैसे? म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अब आर कैसे प्रोपोर्शनल है एन के और आर आई कैसे प्रोपोर्शनल है, चेक करते हैं। आई के लिए हमने देखा था अगर टाइम पीरियड था क्या था, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, तो आई कैसे हो गया था? स्क्वायर अपॉन एन। N cube यहाँ पर लिख सकता हूँ आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया किसके, Z square और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? एन N क्यूब। cube अब रह गया आर। आर तो तुम्हें पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या आता है? जेड। जेड। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन के स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया Z के डिवाइड के डिवाइड में ऊपर। तो आई यानी बी जो है वो ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 5 5। इसको क्या लिख सकता हूँ? N is for -5 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी। आ गया क्या बी? देखो z का क्यूब और n का 5, यही तो आया हमारा भी। z का स्क्वायर और 1 क्या होता है? z का क्यूब। और चाहो तो लिख दो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब। वो पूछा नहीं है, अगर पूछता z के कैसे डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखोगे? z के डायरेक्टली। फिर भी मैं बता रहा हूँ इसमें देखो सारा कुछ सेम है पहले चैप्टर का, बस इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हो? बोहर। बोहर इंक्लूड हो रहा है तो कौन सी चीज आएगी हमेशा? एन। तो तुमको देखना है कौन कौन सी चीज एन पे डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला हमें पहले नहीं पता था क्या? ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। पता था। बट अब देखना है आई भी एन पे डिपेंड कर रहा है और आर भी डिपेंड कर रहा है। तो आई का फॉर्मूला देख लिया एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और आर देख लिया कैसे डिपेंड कर रहा है। दोनों को कंबाइन करके देखा, एन की पावर क्या बन गई? 5 -5। ऐसे जेड का पूछा होता तो जेड की पावर क्या होती? क्यू। ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो देख लो। अगर हल्के हल्के क्वेश्चन लाने होते तो मैं कब के लिए आता, हल्के क्वेश्चन नहीं लाने। मेरा मेन मोटिव था कि आज का जो लेक्चर है उसमें तुम्हें क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज रहे सबसे ज्यादा। ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बोलो, कोई डाउट है तो। नो सर। जैसे अब ये था, अब ये क्वेश्चन मैंने घर के लिए देना है, बाकी घर के लिए और भी हैं, बट इसको देखो अगर मैं पूछूं, टाइम पीरियड पूछा है किस किस का बच्चे? electron revolving in the second orbit सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी टी। एन की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 कौन सा केस है? हाइड्रोजन। N की वैल्यू तो 3 नहीं होगी, सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है ना। सेकंड ऑर्बिट, एन की वैल्यू क्या होगी? 3 पक्का? नहीं 2 होगी, 2 होगी, 2 होगी। अगर बोलता सेकंड एक्साइटेड स्टेट तब बोला था 3 हो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अनदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट यानी T3 की बात कर रहा है, लेकिन ये थर्ड ऑर्बिट किसका है? हीलियम प्लस। अब किसका कंसर्न भी आएगा एन के साथ साथ? हीलियम का भी। एन के साथ साथ किसका नेचर और किसको भी चेक करेंगे साथ साथ? एक तो एन को चेक करेंगे और किसको चेक करेंगे? हर बार Z1 ले लेते थे क्या? अब Z1 ले पहले तो एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, के तो वही रह जाएगा, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, के लिख दिया कोई कांस्टेंट, एन क्यूब को क्या लिख सकता हूं? कितना है? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो एन क्यूब कितना होगा? 2 होगा सेकंड ऑर्बिट, तो 8 जेड स्क्वायर यानी 1। ठीक है। हीलियम के लिए के, एन की वैल्यू क्या है? हीलियम के लिए क्या बोल रखा है? कौन सा ऑर्बिट है? 3 थर्ड ऑर्बिट। तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 और z क्या लिखूं? 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशो पूछिए ना, है ना? तो रेशो पूछो, T2/T3 क्या आ जाएगा? k से k तो कटेगा ही। 8 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई बाय
तो कितना आ रहा है? 32:27. तो आ रहा है क्या ऑप्शन नंबर? ये देख, यही आ रहा है क्या? यस सर। तो इसीलिए Z की फॉर्म में फॉर्मूला करवाया था मैंने, ताकि हमेशा हाइड्रोजन नहीं पूछता। अभी तो हीलियम पूछा है, साथ साथ पूछ लेता लिथियम, हो सकता था ना, वो भी पूछ यस सकता। सर। लेकिन वो सारे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होंगे। Li पूछेगा तो Li2 पॉजिटिव का पूछेगा, क्योंकि हमेशा बोहर मॉडल तब वैलिड है, आगे पढ़ेंगे भी हम, जिसकी तरह किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सारे एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन की तरह। किसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन बन जाए? हाइड्रोजन की तरह। सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए वैलिड है जब वो कैसा बिहेव करने लग जाए, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, किसकी तरह? हाइड्रोजन की तरह। इसलिए हीलियम की बात नहीं की, हीलियम पॉजिटिव की बात की। पॉजिटिव की बात Li की बात नहीं करेंगे, Li2 पॉजिटिव की बात करेंगे। ठीक है। सर, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन मतलब चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन इन द मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना हाइड्रोजन के अंदर है ना, सेम चीजें रहें। जैसे हीलियम पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव के अंदर क्या बोलते हो तुम? 2 इलेक्ट्रॉन कम. 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना। हीलियम पॉजिटिव में अब कितना रह जाएगा? एक, सिंपल एक सर. है ना। और हाइड्रोजन की बात करते हो तो उसमें भी क्या रह जाता है? एक प्रोटॉन की बात करते हो ना। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो बिल्कुल किसकी तरह रहेगी? हाइड्रोजन की तरह रहेगी। ठीक है, चले आगे। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन दिख रहे हैं चारों? दिख गए सर. अच्छे से करके आना। अब फटाफट इसको रिवाइज करो और छुट्टी। सबसे पहले R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कैसे होगा Rn का फॉर्मूला? A0 A0 n²/z. जो पढ़ेगा उसको समझ में आने वाला है Z। अच्छा, और अगर मैं उसके बारे में बात करूं बोहर इलेक्ट्रॉन के केस में, पॉइंट 0.529 n² अपॉन जेड। और म्यून के फॉर्म में 0.5 n². और 2.56 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं हमारे ऊपर। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z². एनर्जी के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा? 13 माइनस का -13.6 अपॉन n². अगर Z1 है तो, और Z नहीं हुआ वन तो Z का Z का स्क्वायर. और जो En का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है? बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड। और ये हाफ होगा किसके? पोटेंशियल एनर्जी। और वैसे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वो नेगेटिव होगा किसके? काइनेटिक टोटल। क्लियर है क्या? यस साइन जो टोटल एनर्जी का है वही पोटेंशियल एनर्जी का रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी का साइन उनके दोनों के अपोजिट। किसी को कोई डाउट है अब इन फॉर्मूले में? जो कल तक थोड़े अनजान से दिख रहे थे, अब थोड़ा सा उनके बारे में समझ में आया, थोड़ा बहुत? ठीक है। अब कल हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज की, तब हम लैम्डा का एक नया फॉर्मूला करेंगे, वो आसान है। अब वो इसी एनर्जी के फॉर्मूले से निकल जाएगा सब, अब कुछ नहीं लर्न करना इतना। ठीक है, अब बेसिक सारे लर्न हो गए हैं फॉर्मूले इसके अंदर एटम्स वाले चैप्टर में। अब एक मुश्किल से मुश्किल 2 दिन का ये चैप्टर है, उसके बाद न्यूक्लियाई स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसी का ही सेकंड पार्ट न्यूक्लियाई। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ लो, वरना फिर एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे आज। ठीक है सर, वो QVB वाला क्वेश्चन बता दो, एक बार दिखाना। QVB वाला कौन सा? बोलो। अच्छा, समझ गया। ये वाला? हाँ जी सर। ये वाला कहाँ पर समझ नहीं आया बताओ। देखो, इसके अंदर QVB = mv²r क्यों लिखा? सबसे पहले क्योंकि बोहर मॉडल को अप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इसलिए फोर्स कौन सी लग रही होगी? अब मैग्नेटिक फोर्स जो उसको घुमा रही होगी। तो QVB किसके इक्वल रखेंगे? mv²/r के। घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या होती है? mv²/r। समझ में आया बच्चे? हाँ, तो मैंने यहाँ से क्या निकालना है? मेरा मेन मोटिव है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और अब तुम वैसे अब कोई मेरे से ये भी पूछ सकता है, मैंने कहा था ना मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन में, वो अब याद आई। देखो, मैंने बताना ही भूल गया तुम्हें। इसमें पूछा एनर्जी, लेकिन मैं निकाल क्या रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अभी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। टोटल एनर्जी की इक्वल होगी ना।
यस सर। तुम Yes, चाहो तो sir. इस पे भी सोच सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव साइन नहीं था। नहीं, वो सिंपल सी बात हो रही है। सुनो मेरी बात, यहाँ पर कहीं पर तुम्हें नेगेटिव साइन दिख रहा है? No, sir. नहीं। No, बस sir. और जनरली ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा हो, वैसे तो मैं अगर अच्छे से बात करूं तो मैं बोहर मॉडल में लगा रहा हूं, तब वो यूज कर सकता हूं और इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए यूज कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता। बट यहाँ पर अगर तुम्हें गिवन नहीं है तो एनर्जी देखो, पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। याद रखना, मूव कर रहा है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी। और तुम्हें टोटल एनर्जी वाले कंसेप्ट से निकालना है तो वहां से भी निकाल सकते हो। फिलहाल हमने निकालना था हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन बच्चे मेरा यहां से किसका फॉर्मूला आया? सिर्फ एम इंटू जो पूछ रहा था बच्चे, क्या है? एम इंटू V. वी। मेरे को चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर, तो पहली बात तो एम वी भी आया, लेकिन वो भी पूरी तरह से सही नहीं आया, क्योंकि अभी कौन सा मॉडल नहीं लगाया मैंने? Bohr model. बोहर मॉडल के लिए एन आना जरूरी है, तो मैंने आर की वैल्यू बोहर मॉडल से निकाली, NH/2 पाई एमवी। तो आर की वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू पुट करते ही मेरे को पता चला एमवी तो आ गया, लेकिन चाहिए था हाफ एमवी स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे एक वी और है, ऊपर ले जाऊं तो ले गया, तो ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वी एमवी को ऊपर ले गया पूरा। मैं चाहता तो सिर्फ वी को भी लेके जा सकता था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एमवी स्क्वायर बनाना है मेरे को, वो तो मैं एमवी को ले गया, इसीलिए मैंने इसको खोला तो मैंने देखा एम को 2 बार लिखा, वी को 2 बार लिखा, एमवी स्क्वायर निकाल दिया यहाँ से, तो क्या बच गया? सिर्फ क्या बच गया? QB NH/2 pi. एम। तो एम को नीचे ले जाऊं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और तुम चाहो तो यहां से भी सिर्फ एम को छोड़ दो। किसको ले जाओ? सिर्फ किसको ले जाओगे? V को। V को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैलकुलेशन है, तुम्हारे ऊपर है बच्चे। तुम चाहो तो यहीं पर वो स्टेप खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब मैं V को ऊपर ले गया तो मेरे पास क्या बच गया बच्चे? एम वी स्क्वायर बच गया, और साथ में एम को नीचे इधर ले जाओ। हाफ एम वी स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1/2. 2 से डिवाइड कर दो, या कह दो दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये पूरा क्वांटिटी क्या बन गई मेरी? हाफ एम वी। Square. ये एम फालतू का था तो इसको वापस नीचे, तो हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। और यही क्वेश्चन में पूछा है, एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल बतानी है। अब एनर्जी कौन सा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा वो तो स्पेशल मेंशन करेगा कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट? चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। करते रहे। बाय 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 बच्चे, बाय बाय। Take care. इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ ठीक है सर समझ आ गया था, आप ना मतलब PDF लेट भेजते हो तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था। अरे ठीक है, मैं भेज दूंगा आज। ठीक है, Thank you, sir. Bye. Good night.